राधे राधे, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कल हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैंने लास्ट जो लेटर मुगल्स हैं उनका कुछ बेस बताया था कि बाबर हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, ठीक है, बहादुर शाह, जहादर शाह, फारूक शियार। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, राइट? ओके, फारूक शियार, एमडी शाह। क्यों, वाई डिड आई टेल यू? क्योंकि आगे पढ़ने के लिए लेटर मुगल्स, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल दिस थिंग कि हम आगे ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे यूरोपियंस ने एंट्री करी और हाउ दे आर एबल टू रिप्लेस दी मुगल, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कैसे हुआ, उसके लिए आपको लेटर मुगल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि लेटर मुगल्स कौन कौन से थे, कौन कैसे थे वो। एक्चुअली दे वर अ मैन ऑफ वीक पर्सनालिटी। जितने भी आपको लेटर मुगल्स मिलेंगे वो सारे आफ्टर औरंगजेब जितने भी हैं वो सब वीक होते चले गए। तभी धीरे धीरे, एक्चुअली एकदम से डिक्लाइन नहीं होगा, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे से डिक्लाइन होना शुरू होगी। अब वो कैसे होगा, ठीक है, हाउ इट विल हैपन, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वो बेस बताया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई तो फिर मुगल एम्पायर फिर स्टैब्लिश हुआ, रीस्टैब्लिश हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के टाइम पे, राइट। उसके बाद शाह आलम सेकेंड है, वो कैसे आगे हुआ, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह जफर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। एंड दिस वाज गिवन अबाउट कि वाई ऑल दी बैटल्स टुक प्लेस एट पानीपत में, क्यों हुई थी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ मेन टॉपिक दैट इज द मनसबदारी सिस्टम। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस मनसबदारी सिस्टम हियर। अब समझो मनसबदारी, व्हेन आई एम टेलिंग यू, मनसबदारी जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कैसे, ब्यूरोक्रेसी कौन, ब्यूरोक्रेटिक कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, मनसब ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं आज, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो, राइट। मनसबदारी सिस्टम तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होती है, विच वॉज डेवलप्ड बाय दी अकबर। अकबर ने डेवलप की थी। एंड इफ यू सी दीज थिंग्स, मनसब एक्चुअली पोजिशंस होती हैं, मनसब्स आर दी पोजिशंस, राइट। मनसबदार कौन होगा? हु इज द होल्डर ऑफ मनसब, एंड मनसब आर दोज पोजिशन विच प्रोवाइड यू द सोवरेन फंक्शंस। व्हाट इज द सोवरेन फंक्शंस? सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं इन डिटेल हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, उसकी भी मैंने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। लेकिन सिंपल वर्ड इन 1 or 2 लाइन आई कैन, सो दैट अभी आपको वो मतलब समझ में आ जाए। सोवरेन का मतलब होता है विच मीन डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, मनसब एक ऐसी पोजिशन है, मनसब आर दोज पोजिशन विच प्रोवाइड यू अ सोवरेन डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, सबके उस टाइम पर किंग से रिलेट करो, इस टाइम से आप पीएम से रिलेट करो या जो भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पहले के टाइम पर जो पोजीशंस होती थी, राजा को क्या चाहिए, राजा को चाहिए उसको कोई ऐसा एक ऐसे पोजीशन पे बैठे जो उनको एडवाइस करते रहे, जो उनको प्रोटेक्शन देते रहे, जो उनकी पर्सनल पोजीशन पे बैठे, मतलब साथ में बैठे एडवाइस करे। जैसे आज के टाइम पे सेक्रेटरी होते थे, गिव यू एडवाइजरी का रोल प्ले करते हैं। वहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे हैं, सेक्रेटरी इफ यू नो बैठे हैं, सिविल सर्वेंट्स तो बैठे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी हो गई वहीं पे। और जो उनको प्रोटेक्शंस दें, मिले, और पहले के टाइम पे किंग से रिलेट करो, मिलिट्री प्रोटेक्शंस दें, और आज के टाइम पे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस को पावर देते हैं वैसे, और आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके सेम टू सेम वही कॉन्टेक्स्ट है, बस वहाँ पे राजा है, यहाँ आज के टाइम पे अगर आप कहोगे तो पीएम है, ठीक है। तो सेम वही ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चलता है। तो उस टाइम पर तो जाहिर सी बात है, राजा क्या चाहेगा कि उस ग्रुप पे, उस पोजीशन पे कौन बैठे, उस टाइम के से रिलेट करो, वो चाहेगा कि वो इंसान बैठे जो मेरे लिए लॉयल हो, राइट। तो उस टाइम पर पहले डिफरेंट अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे, जैसे ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, ठीक है। नॉन मेजर ग्रुप्स में अफगान्स हैं, नॉन हिंदू हैं, हिंदूज में सिख हैं, राजपूत हैं, ये बैठते, ठीक है। और उसके अलावा बाद में जब औरंगजेब कैप्चर करेगा तो डेक्कनी में ग्रुप्स में, डेक्कनी ग्रुप में आ जाएंगे, इसमें बीजापुर, गोलकोंडा, ये बात बताऊंगी। तो ये सारे लोग थे। और हिंदुस्तानी ग्रुप में इंडियन मुस्लिम्स वर देयर, सैयद ब्रदर्स, तो अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे। तो अब राजा किस ग्रुप को बिठाएगा, राजा उसको बिठाएगा जो उसके लिए लॉयल हो, उसको उस मनसब पोजीशन पे बिठाएगा, उसको देगा जो उसके लिए लॉयल हो, राइट। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप थे, तो ऐसा होता था कि डिफरेंट ग्रुप से उनकी अपने ग्रुप के लिए लॉयल्टी होती थी, राइट। सो दे वर डिफरेंट ग्रुप। तो मनसबदारी एक्चुअली आई ही इसीलिए थी, द प्राइम फैक्टर फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मनसबदार, बिकॉज देयर वर डिफरेंट एथनिसिटी, रिलीजन, ग्रेट लीनिएज, फोर फादर्स। वो अपॉइंट ही स्पेसिफिकली आई ही इसीलिए थी क्योंकि इतने अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स थे, तो हर किसी को पोजिशन पे बिठाया जाता था, राइट। वो आई ही इसीलिए थे, राइट। और ये सारे अलग अलग ग्रुप जो थे वो डिफरेंट एथनो, प्रोमिनेंट एथनो रिलीजियस ग्रुप, ये ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, ये सब लोग एक दूसरे से, एंड हर किसी को राजा का लॉयल बनना था,
ठीक है, हर कोई, सो ऑल दीज डिफरेंट ग्रुप्स दे वर कम्पीटिंग अमंग ईच अदर्स इन अ मुगल कोर्ट में एक दूसरे से ताकि कौन ज़्यादा बेटर इन्फ्लुएंस कर पाए राजा के ऊपर, हम बनेंगे, हम इस पोजिशन पे आएंगे. सो एवरी डे डिफरेंट ग्रुप्स हु वर कम्पीटिंग अमंग ईच अदर फॉर अ बेटर इन्फ्लुएंस over the king, right, over the Mughal emperor, and to get a better mansab. Exactly, ताकि उनको mansab हुआ the post which granted the sovereign function to these mansabdars को मिले. तो अब क्या था, लेकिन ये एक तरीके से आप देखें, ये भी एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप था. मनसबदार राजा भी उसी को मनसबदार बनाएगा जो उसको हेल्प करेगा, आर्मी प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, उसकी पर्सनल पोजीशन बनेगा, उसको हेल्प करेगा टू मेकिंग देम किंग, राइट. राजा उसी को मनसबदार बनाएगा और मनसबदार भी उसी को प्रोवाइड करेंगे, उसी के लिए लॉयल्टी दिखाएंगे. अगर आप हमें अच्छा अच्छी सैलरी दोगे, हमें अगर पोजीशन पे बिठाओगे तो हम आपके लिए लॉयल रहेंगे. तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप, आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए काम करें, ठीक है. तो दिस वाज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे. बट दिस गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, दे आर गेटिंग व्हाट दिस रिलेशनशिप कैन सर्वाइव ओनली टिल व्हाट दे वांट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. तब तक ही वो चीज़ सर्वाइव कर सकती थी जब तक वो एक दूसरे से जो चाहते थे वो उन्हें मिल पाता, right. So this was a give and take relationship which would survive till from both the side what they get, what they desire from each other, it will survive only till both the side they will get what they desire from this relationship. तब तक ही वो चीज़ सर्वाइव कर पाती, वो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन दे पाते और उनको अच्छी और बेटर मनसब पोजिशन पे बैठा पाते. करेक्ट, ऐसा ही होता. अब क्या होगा, राइट. सो अब there are different groups. I told you ईरानी ग्रुप, देर आर तुरानी ग्रुप. नॉन मेजर ग्रुप्स में कौन कौन है, हिंदूज हैं, अफगान्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, हिंदुस्तानी ग्रुप भी जिन्हें हम बोलते हैं डेक्कनी ग्रुप्स. तो ईरानी में कौन है, ईरानी ग्रुप्स दीज आर दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम दी पर्शियन स्पीकिंग एरियाज से, जो पर्शियन भाषा. मैं डिफरेंट ग्रुप्स की बात करी हूँ कि मुगल के अंडरस्टैंड, मुगल के कोर्ट में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है. एक ईरानी ग्रुप है, वो ग्रुप है जो पर्शियन स्पीकिंग एरिया से आता है. कौन से एरिया से, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, एंड दे वर शियाज, राइट. दूसरा ग्रुप है तुरानी ग्रुप. तुरानी ग्रुप दीज आर फ्रॉम द टर्किश स्पीकिंग एरिया से आते हैं, फ्रॉम टर्की से आ रहे हैं, एंड दे वर सुन्नीज, राइट. तो ये और मुगल जो थे, मुगल आर फ्रॉम दिस लीनेज ओनली, ठीक है. मुगल जो थे वो तुरानी ग्रुप से ही थे. अगर आपको पता है टर्किश ही तो थे मुगल्स जो आए थे, राइट. तीसरे जो थे नॉन मेजर ग्रुप्स में कौन कौन, जिनकी मतलब मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा थी, ईरानी और तुरानी की. नॉन मेजर ग्रुप्स में हिंदूज थे, हिंदू में राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है. एंड इफ यू नो अकबर ने, बिकॉज डेवलप बाय अकबर बहुत सारी पोजीशन में अच्छी पोजीशंस में उनको बिठाता था, इफ़ यू नो, राइट. तो आप राजपूत को बिठाते थे. और दूसरा नॉन मेजर ग्रुप्स कौन सा है, अफगान्स, ठीक है. अफगान्स में आप पढ़ेंगे रोहिल्लास के बारे में, रोहिल्लास, बंगश पठान और फर्रुखाबाद के हैं, ईस्ट दिल्ली, राइट. सो रोहिल्लास मिलेंगे. बाद में आप देखेंगे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी, दे ऑल विल बिट्रे. देखिएगा अभी आप पढ़ेंगे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये लोग बिट्रे करेंगे, साथ में उनके आ जाएंगे, एंड वी लॉस्ट दिस बैटल, दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. व्हाई आई एम सेइंग वी, तो बिकॉज इट वॉज फॉट बाय द मराठास, राइट. सो इसके बाद इंडियन मुस्लिम्स और हिंदुस्तानी ग्रुप में सैयद ब्रदर्स. यू विल लाइक कि सैयद ब्रदर्स इतना ज़्यादा इंटरनल जो सक्सेशन होगा ना, वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, उसमें इतना ज़्यादा रोल प्ले करेंगे. जो आप देखेंगे पूरी सत्ता इधर से उधर, पूरी मिलिट्री जो थी होगी वहाँ पे, पूरा सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में. देन वी हैव अ डेक्कनी ग्रुप. डेक्कनी ग्रुप ये वाला जो है गोलकोंडा एंड बीजापुर. दिस इज इन 1685. ओके, दिस इज ऑफ 1685 एंड दिस इज इन 1689 में कैप्चर किया था बाय दी औरंगजेब, राइट. सो गोलकोंडा एंड बीजापुर 1685 में, 1689 में औरंगजेब ने इसे कैप्चर किया था, राइट. तो इस ग्रुप में, और ये आफ्टर औरंगजेब के बाद ये ग्रुप इसमें ऐड हुआ था, राइट. सो ये ऑल दीज 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ईरानी, तुरानी, नॉन मेजर्स में भी ये सारे ग्रुप, दे ऑल ऑफ देम दे वर कम्पीटिंग अमंग ईच अदर फॉर दी बेटर मनसब, अच्छी पोजीशन के लिए, दे वर फाइटिंग. और देखो अपने उसके लिए वो लोग लॉयल थे, राइट. तो और ये इन सब के सब एक पर्सनल प्रोटेक्शन, एक जितना भी एडवाइस है किंग को देते, अपनी मिलिट्री आर्मी प्रोवाइड कराते. तो इन सबका यही काम था, ठीक है. दे ऑल ऑफ देम दे वर फाइटिंग, मुगल कोर्ट में फाइट कर रहे कि नहीं, हमें बेटर पोजीशन चाहिए, हमें बेटर पोजीशन चाहिए, राइट. सो ऑल ऑफ देम दे वर फाइटिंग मनसब के. अब किंग भी उसी को अपॉइंट करेगा जो उसको बेटर देगा, राइट. और ये लोग भी उसी को
अपनी मिलिट्री प्रोटेक्शन एडवाइस देंगे अगर किंग उनको बेटर मनसब देगा, राइट, अच्छा देगा। तो ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप था। बिकॉज वाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स अगैन एंड अगैन, क्योंकि आगे जब आप देखोगे कि पूरी मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होगी धीरे धीरे, बिकॉज इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच टुक प्लेस, राइट, तो वो होगी उसमें ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ विच मीन देयर सम इंपॉर्टेंट थिंग इन इट, राइट, तो क्योंकि क्या होगा बाद में इनको बेटर मनसब मिलना बंद हो जाएगा, तो ये लोग मिलिट्री प्रोवाइड प्रोटेक्शन देना कम कर देंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे फिर धीरे धीरे चीज़ें डिक्लाइन होगी। तो किंग कौन बना, किंग और धीरे धीरे जब मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो किंग क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमांडर नहीं होंगे, अच्छी आर्मी नहीं होगी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें बहुत बड़ा कारण बनेगा कि एक ग्रेजुअल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी पूरी मुगल आर्मी, राइट। उसके बाद अब ये डिफरेंट ग्रुप्स वर फाइटिंग अमंग ईच अदर फॉर अ बेटर मनसब। ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज अ मनसबदारी सिस्टम, दिस इज अ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी which was developed by the Akbar, right? So the prime factor for being appointed as a mansabdar was the ethnicity, religion, great lineage or forefathers. There were different prominent groups, there were different prominent, ethno-religious groups who were fighting. Who are those groups? Irani, Turani and non-religious groups like, Hindus, Afghans, Indian Muslims, Hindustani group. They were fighting among each others in Mughal court, who competed among each other for influence over the kings and for better mansabs. And what are the mansabs? Mansabs are those posts which granted the sovereign function to these mansabdars. Okay, let's move further. अब ये कौन कौन सी पोजिशंस होंगी, कौन कौन सी फंक्शंस होंगे? पोजिशंस होंगी जाट। जाट एक्चुअली टर्म से ही लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ सिविल फंक्शन, राइट। जाट जो है एक्चुअली एक पर्सनल पोजिशंस होती थी, राइट, और उनकी पर्सनल पोजिशन दैट विल डिसाइड देयर पे कि कैसी किस पोजिशन। अब जितने जितने राजा के करीब है उतनी ज़्यादा उनकी सैलरी है, तो वो उनकी पर्सनल पोजीशन डिसाइड, सिविल से समझ में आ रहा है ना वो चीज़ की फंक्शन उनका है, जितनी ज़्यादा वो राजा के करीब होंगे उतनी अच्छी उनको सैलरी मिलेगी। अब अभी मैं सैलरी पे आऊँगी, वाई आई एम टेलिंग यू। अब पहले मैं पोजीशंस के बारे में बता रही हूँ कि कौन सी दो पोजीशन थी, जाट एंड सवार। सवार थी, सवार इज बेसिकली नंबर ऑफ दी हॉर्समैन, जितनी भी राजा मिलिट्री विच दे हैड टू मेंटेन, एंड उन्हें मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर सी बात है पैसा लगेगा, बिकॉज आर्मी इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए इनको सैलरी मिलती थी, राइट, और इसके लिए इनको अलाउंसेस मिलता था, राइट। सो दीज आर द टू पोजिशन, जाट एंड सवार। जाट आर द personal position and that will decide their personal pay, right, and savar are the number of horsemen which they had to maintain, and according to that allowances was decided which is required to maintain these army, right. Okay, so these mansabdar has the two ranks, jat and savar. Personal rank, it decided his personal position. Savar, this represented the number of the horsemen it had to maintain for this decided his allowances for the maintenance of army. Okay, so let's move forward. अब इनको सैलरी, मैंने बताया इसके लिए सैलरी जिसके लिए अलाउंसेस की जरूरत पड़ती थी। अब सैलरी कैसे मिलती थी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद सैलरी मिलती थी इन फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे डिवाइड होंगे नगदी मनसबदार, दूसरे होंगे जागीरदार। अब ये क्या है, नगद, टर्म से क्लियर हो रहा है, नगद मतलब इन दी फॉर्म्स ऑफ कैश के फॉर्म में जो मिलता है। जागीरदार यहाँ से जागीर से, तो आप कह सकते हो सैलरी मिलती थी इन कैश और इन काइंड। तो यहाँ पे इन काइंड मतलब ये बेसिकली लैंड है, जागीर मतलब बोलते नहीं कि जागीर है, इसकी जागीर है, तुम्हारी किसकी जागीर ऐसे बोलते हैं ना, तो बेसिकली इट इज एसेट, तो लैंड है। ओके, तो लैंड के लिए हम बोलते हैं, राइट। सो ऑल दोज, यहाँ पे भी आएंगे मनसबदार। सो ऑल दोज मनसबदार हु वर पेड इन फॉर्म ऑफ कैश दे वर कॉल्ड एज अ नगदी मनसबदार, एंड दोज हु वर पेड इन दी फॉर्म्स ऑफ काइंड इन दी फॉर्म्स ऑफ लैंड दे वर कॉल्ड एज अ जागीरदार। अब आपको क्या लगता है, जस्ट इमेजिन इनके लिए सैलरी कैसे जाएगी? देखो कैश में दे दिया, वो तो उसने डिसाइड कर लिया कि इसकी पर्सनल पोजीशन सैलरी जाट वालों को मिल जाएगी, सवार जितनी भी अलाउंसेस उनको चाहिए आर्मी मेंटेन करने के लिए वो उनको मिल जाएगा। जागीरदार वाले कैसे डिसाइड करेंगे, जागीरदार वाले कैसे करेंगे? इनको तो लैंड मिल रहा है ना, डोंट यू थिंक ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, राइट। इनको तो लैंड मिल रहा है, तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जागीरदार जिनको मिलेगा दे हैव अ राइट टू दीज लैंड रेवेन्यू, जितना भी लैंड रेवेन्यू इस लैंड से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो वो पैसा वो अपनी सैलरी के लिए रखेंगे, और बचा हुआ जो है फॉर मेंटेनेंस ऑफ दी आर्मी। जस्ट यूज एन ओन कॉमन सेंस। क्या लगता है कि जागीरदार, ये भाई मैं बोल जिनके पास लैंड है, क्या लगता है कि ये एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते होंगे जितना उनको ज़रूरत होती है? क्या अपने लिए कुछ नहीं रखते होंगे ये लोग? क्या यहाँ पे करप्शन के चांसेस है कि नहीं?
वाई एम टेलिंग यू, क्योंकि आगे जाके एक बहुत बड़ा कारण बनेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस लेके आएगी बाद में। एक इसका नाम रखा जाएगा जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदार्स, ये जो जागीर का रीजन है, दिस लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट this will become such an important reason for the decline of the Mughal Empire, which is called as a Jagirdari crisis. Jagirdari crisis, it is an economic crisis which will took place and it will become one of the important reason for the decline of the Mughal Empire, क्योंकि पूरी मुगल एम्पायर देखो मिलिट्रली से तो वो वीक पड़ जाएगी जब बाद में जाके वो लोग यहाँ पे मनसबदार अपना मिलिट्री प्रोटेक्शन देना बंद कर देंगे। वहां से मिलिट्री से कमजोर हो गई, पैसों से कमजोर कहाँ से हो गई, जागीरदार से कमजोर हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। तो दो जगह से कमजोर हो गई, राइट। तो पॉलिटिक वहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे बढ़ गया, जागीरदार से तो इकोनॉमिकली कमजोर हो गई, जागीरदार से जागीरदारी क्राइसिस जब पड़ेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और मिलिट्रली कमजोर हो जाएगी जब लेटर ऑन मनसबदार मिलिट्री प्रोटेक्शन, दे विल स्टॉप मेंटेनिंग देयर आर्मी एज पर देयर सवाज, वो मेंटेन करना बंद कर देंगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना बंद कर देंगे। तो लेटर ऑन जाके मुगल एम्पर जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे, दे विल बिकम वीक बिकॉज नाइदर दे विल हैव एनी मिलिट्री प्रोटेक्शंस नॉर दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग। बाद में जाके हम पूरा इन डिटेल इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। जागीरदारी क्राइसिस बहुत ही डिटेल एक लॉन्ग टॉपिक है इसका, क्योंकि स्पेक्ट्रम में भी हम उसमें पढ़ेंगे, जिसके लिए बाकायदा प्रॉपरली एक आंसर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसके लिए जागीरदार, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जागीरदार एग्जैक्टली है क्या। तो जो जिनको लैंड के फॉर्म में मिलता था, और इस लैंड में से वो रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे लैंड से, एंड फ्रॉम दैट कुछ जो अपने जाट सैलरी के लिए रखते थे, अपनी पर्सनल पोजीशन के लिए, और बचा हुआ वो अपने मिलिट्री आर्मी मेंटेन करते थे। अब जागीरदार में भी दो तरीके की होंगी, एक ज़मीनें, अब आपको क्या लगता है कि किंग ज़मीन जब देगा तो हमें अगर हमेशा के लिए दे दी ज़मीन उनको फॉर परमानेंटली तो क्या होगा, तो उनको कोई डर ही नहीं होगा, राजा तो मनसबदार को, जागीरदार को कोई डर होगा, राइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर क्या होगा, यूज ऑन ओन कॉमन सेंस हियर, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट में रिलीज कर रही हूँ। अगर मैं किसी को मैं ओके, ये मैं जो मैं दूसरा एग्जाम्पल है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को 5,000 रुपये सैलरी दे रही हूँ, 5,000 रुपये मैं अगर किसी को दे रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं उसको बोलूँगी, अब मैं उसको ये भी बोलूँगी अगर आप अच्छा काम करोगे, इफ़ यू विल, अगर आप मुझे अच्छा रिटर्न दोगे तो मैं आपको 5 से 6,000, 8,000, 10,000 भी कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थ्रू विच व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर यू, कर रही हूँ मैं आपके ऊपर एक कंट्रोल कर रही हूँ। तो इसी तरीके से किंग क्या करेगा, यहाँ पे तनख्वाह जब, तो बेसिकली जागीरदार यहाँ पे दो तरीके की होती है, तनख्वाह जागीज एंड वतन जागीज। वतन जागीज में मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डेक्कन से आया है। ये जो कॉन्सेप्ट है वतन जागीर वो डेक्कन से आया है। तो उससे पहले मैं तनख्वाह जागीर एक्सप्लेन करती हूँ। तनख्वाह जागीर जो है, दीज वर जागीर जहाँ पे ज़मीन, ओके, तो तनख्वाह जागीर ऐसे, तनख्वाह जागीर दोज हु वर पेड इन द टेम्पररी ट्रांसफरेबल जागीरदार्स आई टोल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ लैंड के फॉर्म में दिया जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तनख्वाह जागीर, जो तनख्वाह जागीर होती हैं और वतन जागीर, एज आई सेड वतन जागीर जो है वो डेक्कन से कॉन्सेप्ट इसका आया है, उसको मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी पहले मैं तनख्वाह जागीर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तनख्वाह जागीर में क्या होता है दोस्त, जिसमें ट्रांसफरेबल जागीर, टेम्पररी जागीर, मतलब लैंड टेम्पररी थोड़े दिनों के लिए दी जाती है, टर्म से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ट्रांसफरेबल जागीर, राइट, टेम्पररी जागीर, मतलब इसी वजह से किंग जो है अपनी सोर्स ऑफ अथॉरिटी इससे एक्सरसाइज करता है, ये किंग, या राइट। सो this was a source of authority for an emperor, that is, the king was very powerful and it maintained the control over his mansabdars through his power of appointment, transfer, dismissal, promotion, ठीक है, इसके बेसिस पे करता है। दिस वॉज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्यों है, उसने बोला कि अगर आप मुझे अच्छे से नहीं दोगे तो मैं, अगर आप मुझे ढंग से अपनी प्रोटेक्शन नहीं दोगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं दोगे, या मुझे एडवाइस नहीं करोगे, जाट और सभा की दो इंपॉर्टेंट पोजीशन से अगर आप मुझे अच्छे से अपनी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, सी दे हैव मेंशन दीस, डिसमिस कर दूंगा, अगर आप ट्रांसफ़र कर दूंगा, अगर आप अच्छा करोगे तो मैं आपको बेटर मनसब दूंगा, प्रमोट कर दूंगा। तो किंग इस तरीके से अब उनको दे हैव, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ओवर दीज मनसबदार्स, अंडरस्टैंड। तभी तो वो कह रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तनख्वाह जागीर, किंग की अथॉरिटी, तभी तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरा मनसबदारी में।
जिसमें आता है क्वेश्चन बनता है कि विच वन इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कौन सी जागीर से राजा अपनी सोर्स ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज करता था, या किंग पावरफुल था, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ट्रांसफरेबल जागीर कौन सी थी, राइट, थ्रू हिज पावर ऑफ ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, इफ यू परफॉर्म बेटर तो आई विल गिव यू बेटर मनसब, मैं प्रमोट कर दूंगा किंग, राइट, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो मैं दूसरे में ट्रांसफर कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा। सो दिस इज अ ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, दिस थ्रू दिस ही एक्सरसाइज हिज पावर, राइट। सो किंग वाज पावरफुल एंड maintained control over his mansabdar through his power of promotion, dismissal of mansabdar, allocation, transfer of जागीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मेजोरिटी ऑफ जागीज आपको तनख्वाह जागीर, वरना अगर नहीं होंगी, अगर वो परमानेंटली दे देगा, अगर परमानेंटली लैंड दे देगा, उनको परमानेंटली जागीज दे देंगे राजा, तो सोचो कि कैसे वो अपने तो फिर तो उनका डर ही खत्म हो जाएगा। नहीं दे, अगर वो अपना मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं दे, नहीं उनको एडवाइस दे, मनसबदार है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जागीर जो थी वो तनख्वाह जागीर से, दे वर टेम्पररी जागीर, राइट, इसीलिए तनख्वाह जागीर रखे गए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वतन जागीर, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वतन जागीर, इसमें क्योंकि 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे खालसा लैंड, ये सब 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज़, क्योंकि ये टेम्पररी जागीर है और वतन जागीर आर परमानेंट जागीर, दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल जागीर, दे वर एलोकेटेड परमानेंटली। आप परमानेंट किसी को दे रहे हो, यूज से अगेन कॉमन सेंस हियर, उसी को तो दोगे, क्योंकि यहाँ से अगर राजा अपनी पावरफुल अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे किसको देगा, उसी को देगा जो ऑलरेडी ग्रेट लीनिएज होगी, जो बहुत ही पावरफुल मनसबदार होगा, और दोज हु इज अ लोकल राजाज, जो बहुत ही पावरफुल मनसबदार होगा, लोकल राजाज होगा। सो दीज वर नॉन ट्रांसफर वतन जागीर, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज बीन अराइज फ्रॉम द डेक्कन, डेक्कन से आया, इसीलिए ये हेरिडिटरी था। वहाँ पे जब डेक्कन में जो मतलब होता है, वहाँ से आए हेरिडिटरी राइट्स, मतलब हेरिडिटरी राइट्स ही तो होते हैं जो परमानेंट होते हैं, बोलते हैं जमींदारी, अगर आप जमीन है, जागीर है जमीन, राइट, लैंड ही तो है, लैंड हेरिडिटरी हुई तो वो परमानेंटली, और ये किसको मिलेगी, जिनके स्ट्रॉन्ग फोर फादर्स रहे होंगे, ग्रेट लीनिएज रही होंगी जिनकी, उन्हीं को तो मिलेगी, राइट। तो वही है ग्रेट लीनिएज, तो उन्हीं को मिलती थी, जो बहुत ही पावरफुल मनसबदार रहे हैं, जिनकी बहुत टाइम्स हेरिडिटरी जमीन, हेरिडिटरी लैंड जिनको मिल रहे हैं, लोकल राजाज हैं। सो वही वतन जागीर मिलती थी। दीज वर नॉन ट्रांसफरेबल एंड दीज वर एलोकेटेड परमानेंटली, यूजुअली टू द मोर पावरफुल मैन, to the more powerful mansabdars and local rajas. So the concept of वतन has been derived from the word डेक्कन से आया था, डेक्कन से, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी राइट्स मिलना, राइट। सो वतन राइट्स इन डेक्कन मीन्स दी हेरिडिटरी राइट्स। हेरिडिटरी राइट्स कैसे, हेरिडिटरी लैंड राइट्स, जमीनों के हक मिलना, एंड विच इवन द मुगल एम्परर कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम देम। दूसरे होते थे रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, यहाँ पे 2 राइट्स इनको मिलते थे, दैट इज एक हो गया हेरिडिटरी लैंड राइट्स मिलते थे, राइट, और दूसरे होते थे रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। So where hereditary land rights which even the Mughal emperor cannot take away from them, and second is revenue collection rights of Deshmukhs and Patils in villages. Patils and Sadeshmukh, इनके बारे में आप मराठा जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये कौन सी ज़मीनें होती थी, एंड आई टोल्ड यू दीस थिंग्स की जब डेक्कन की जब मैं बात करती हूँ बिफोर दिस, ओके। सो अब ये डेक्कन से कॉन्सेप्ट आया। आप डेक्कन हमारे ग्रुप में कब ऐड हुआ था, डेक्कन हुआ था जब औरंगजेब ने कैप्चर किया था गोलकोंडा एंड बीजापुर, यहाँ तक आया था गोलकोंडा एंड बीजापुर इन 1685, गोलकोंडा इन 1689, ये डेक्कन एरियाज में आपको मिलेंगी, राइट। तो इन दोनों गोलकोंडा एंड बीजापुर की जो लैंड थी, ज़मीनें थी, इसको ही ओके। तो वतन जागीर, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डेक्कन, राइट, डेक्कन से कॉन्सेप्ट आया है वतन, वहाँ पे डेक्कन में इसका मतलब होता है हेरिडिटरी राइट्स, राइट। आप वही मैंने बताया डेक्कन हमारे उसमें कब ऐड हुआ था, जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर को कैप्चर किया था, राइट। गोलकोंडा कैप्चर किया था, बीजापुर इन 1685, गोलकोंडा इन 1689। जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर को कैप्चर किया, तब इसकी जो लैंड्स हैं वो विच इज़ कॉल्ड एज अ खालिसा लैंड, इसकी जो ज़मीनें हैं दैट इज़ अ खालिसा लैंड, वो एज अ वतन जागीर मनसबदार को दी गई थी। खालिसा वतन जागीर ऐसा है क्योंकि वो हेरिडिटरी राइट्स हैं, वो पावरफुल लोग हैं, जो ग्रेट लीनिएज रही है, बहुत ही पावरफुल मनसबदार रही हैं, लोकल राजाज रही हैं, उनको दी जाती थी, राइट। तो दीज वर, तो खालिसा लैंड, इनकी जो ये ज़मीनें हैं विच इज़ अ खालिसा लैंड क्या है, दिस इज़ अ रॉयल लैंड है, एंड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी
एम्परर। यहाँ से तो ये अब खुद सोचो, राजा, क्योंकि बिकॉज दिस हैज औरंगजेब हैव कैप्चर दीज लैंड, राइट। तो कौन सी लैंड है, वो खालिसा लैंड है। अब पहली चीज तो इसे रॉयल, खालिसा लैंड्स आर दी रॉयल लैंड्स विच आर दी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड्स आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्परर। तो अब किंग पूरी परमानेंट जो लैंड है, परमानेंट वतन जागीर, परमानेंट हेरिडिटरी राइट्स है, वतन राइट्स ऐसे ही दे देगा क्या इतना इजीली किसी भी मनसबदार को? दो आप स्ट्रॉन्ग मनसबदार हो, दो यू आर ग्रेट लीनिएज है, तो क्या करेगा? इसके लिए उसने दो कंडीशन रखी। उसने कहा यू विल, उसने क्लियरली कहा कि आपको आपके हेरिडिटरी राइट्स भी मिलेंगे, यू विल गेट कंप्लीट ऑटोनॉमी ओवर योर जागीर्स, सब कुछ मिलेगा, बट इन रिटर्न बदले में उसे क्या चाहिए? लॉयल्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? बदले में किंग को लॉयल्टी चाहिए। उसने कहा बट इन लॉयल्टी यू हैव टू गिव मी, इन रिटर्न यू हैव टू गिव मी दी पर्सनल लॉयल्टी एंड प्लस पेशकश। पेशकश इज अ फिक्स एनुअल पेमेंट टू दी किंग। आपको बदले में मुझे पेशकश देनी पड़ेगी साल भर का, जितना भी रेवेन्यू मिल गया उसको, रेवेन्यू मिल गया वो उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गई, और प्लस आपको अपनी मुझे पर्सनल लॉयल्टी देनी पड़ेगी। तब आपको अपने आपके हेरिडिटरी राइट चाहिए, आप ले लीजिए, आपको कंट्रोल ओवर ऑटोनॉमी ओवर जागीर चाहिए, आपको जैसे यूज़ करना है आप करिए। ये किंग ने ऐसा कहा, तभी तो वो परमानेंट वतन जागीर उसको इसमें दी गई थी। एंड यूर लैंड ऑफ द गोलकोंडा एंड बीजापुर। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने कैप्चर किया था, 4/5 ऑफ द लैंड वॉज अ पार्ट ऑफ जागीरदारी एंड 1/5 ऑफ द लैंड वॉज द खालिसा लैंड। खालिसा लैंड दिया जाता था, राइट। सो खालिसा लैंड when I say it represented the royal land, right, that is a land revenue from these lands were the income of the emperor. During the time of Aurangzeb, 4/5 of the land was a part of a jagirdari and 1/5 of the land was the खालिसा लैंड। वाई दी वतन जागीर की तरफ दी जाती थी। एंड मनसबदार्स दे विल गॉट देयर ऑल दी हेरिडिटरी राइट्स, जितने भी उनके हेरिडिटरी राइट्स एंड ऑटोनॉमी ओवर द जागीर, सब कुछ मिलेगा, but in return he have to give his personal loyalty to the king and plus पेशकश, that is the fixed annual payment to the king। तभी उनको अलाउ किया जाएगा कि आप ले लीजिए, आप वतन जागीर आपको दिए जाएंगे एवरीथिंग, but in return you have to give me this thing। Now this is all about the mansabdari system। We are coming to end of this chapter, end of this topic, sorry। So basically इसमें का conclusion क्या है? If you see these things, because of this मनसबदारी सिस्टम, डू यू थिंक मनसबदारी सिस्टम की वजह से कभी भी एक पर्सनल लॉयल्टी क्या होती है? पर्सनल लॉयल्टी होगी जब मैं किसी इंसान के लिए वफादार होंगी, करेक्ट। तो यहाँ पे इस सिस्टम, लेकिन किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए डू यू थिंक एक पर्सन के लिए तो चाहिए ही चाहिए, बट डोंट यू थिंक एक सिस्टम के लिए लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है? उसे हम कहते हैं इम्पर्सनल लॉयल्टी, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। कोई भी बैठा हो, कोई भी ग्रुप हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें, क्या अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ब्यूरोक्रेसी तो चल रही है, सिविल सर्वेंट, क्या अगर किसी गवर्नमेंट के लिए ही वो लॉयल होने लगे तो कैसे चलेगा, राइट, बिकॉज देयर आर सिविल सर्वेंट, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी में है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो लॉयल हो टू द नेशन, टू अ सिस्टम, उसके लिए लॉयल हो, तब ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेंगी। लेकिन तभी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगी डिक्लाइन ऑफ मनसबदारी सिस्टम होने का, क्योंकि कभी भी उसे जो सिविल सर्वेंट्स एक पूरे नेशन के लिए जो लॉयल होते हैं इरिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, उसे कहते हैं इम्पर्सनल लॉयल्टी। मतलब पर्सनल नहीं, किसी इंसान को लेके नहीं है, पूरे सिस्टम को, किसी एक के लिए वफादार नहीं हूँ, सबके लिए, पूरे देश के लिए वफादार हूँ, किसी सिस्टम, किसी इंसान से नहीं है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं मुगल एम्पायर के टाइम से कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि वो एम्पायर के लिए लॉयल रहो, ना कि किसी किंग के लिए। तो उस मनसबदारी सिस्टम की वजह से इम्पर्सनल लॉयल्टी टू अ नेशन, इम्पर्सनल लॉयल्टी आई सेड, ड्यू टू दिस मनसबदारी सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस मनसबदारी सिस्टम, इम्पर्सनल लॉयल्टी टू अ नेशन it could not develop because the loyalty was to a system, not to a person, not to a system। क्योंकि लॉयल्टी इंसान के लिए की थी, ना कि सिस्टम को लेके थी, because it was a give and take relationship which would survive till both the sides get what they desire from this relationship। Therefore the Mughal empire was an empire of a king, not of a nation। ना किसी सिर्फ एक किंग राजा का वो एम्पायर था, और राजा के उससे धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और पूरी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई। ओके, सो वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ पीजेंस वी हैव, पीजेंस, खुदकश, पहिकश हम पढ़ेंगे। देन वील हैव इजादारी सिस्टम है, अभी बहुत लंबा टॉपिक है ये आगे, लेकिन इसका ये मेजर टॉपिक जो है मनसबदारी सिस्टम, वी हैव एंड टू दिस टॉपिक। थैंक यू, राधे राधे।